बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र में एक राजा रहता था जिसकी दो बेटियां थी, जरीन और महरिन। छोटी राजकुमारी जरीन बेहद मासूम और नरम दिल थी। महल में हर कोई उसके साफ सुथरे व्यवहार और नरमी की वजह से उसे पसंद करता था। राजा भी अपनी इस छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर किसी दिन जरीन को जरा सा बुखार भी आ जाता तो राजा बेचैन हो जाता और तुरंत देश के नामी वैद्यों को महल बुला लेता। बड़ी बेटी महरिन से भी राजा प्यार करता था, लेकिन छोटी बेटी के लिए उसके दिल में एक अलग ही कोमलता थी। यही चीज धीरे धीरे महरिन के दिल में नफरत में बदलने लगी। जब भी वो देखती कि राजा जरीन को लाड़ प्यार कर रहा है, उसके लिए चिंतित है और उसके बीमार होने पर पूरे देश के वैद्यों को बुलाया जा रहा है, तो महरिन अंदर ही अंदर जल उठती थी। मगर वो अपना गुस्सा कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती थी। इसी दौरान एक दिन महल के बाग में छोटी राजकुमारी जरीन सुबह के वक्त टहल रही थी कि अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। छोटी राजकुमारी को गिरता देख महल के मंत्री, सेवक और दासियां जल्दी से भागी। उन्होंने छोटी राजकुमारी जरीन को उठाया और महल के अंदर लेकर आई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर राजकुमारी को अचानक ये क्या हो गया। अभी सुबह तक तो वो बिल्कुल सही थी, सबके साथ हंस बोल रही थी, उसकी तबीयत भी खराब नहीं थी, लेकिन अचानक वो कैसे गिरकर बेहोश हो गई। राजा अपने दरबार में बैठा था। मंत्री और सिपाही उसके सामने खड़े थे कि तभी एक बूढ़ी दाई औरत तेजी से चलते हुए आई और कहने लगी, महाराज, छोटी राजकुमारी जरीन अचानक महल के बगीचे में गिरकर बेहोश हो गई है। उसे महल के अंदर लाया गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही राजा जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और सिपाहियों के साथ छोटी राजकुमारी जरीन के कमरे में पहुंचा। राजकुमारी बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी थी। सिपाही और महल की दासियां आसपास खड़ी थी। रानी अमीरा अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर रही थी। आंखों में आंसू भरे थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही राजा ने कमरे का दरवाजा खोला और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो बहुत परेशान हो उठा। रानी अमीरा दौड़कर राजा के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, देखो ना महाराज, हमारी बेटी को क्या हो गया? कुछ बोल नहीं रही, वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही। इतनी खामोश क्यों है? आप जल्दी से वैद्यों को बुलाइए। राजा ने फौरन घोषणा की कि जल्दी से सारे वैद्य दरबार में उपस्थित हों। राजा के आदेश पर वैद्यों का पूरा समूह जल्दी से दरबार पहुंचा। उनमें से जो सबसे बड़े वैद्य थे, उन्होंने राजकुमारी जरीन की जांच की और उसे कुछ दवाएं दी। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत में सुधार आया और उसने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। चेहरे पर गहरी थकान साफ दिख रही थी। आंख खोलते ही उसने पानी मांगा और अपनी माता रानी अमीरा का हाथ पकड़कर रोने लगी। राजा आगे बढ़ा और वैद्य से पूछा, आखिर मेरी बेटी को अचानक ये क्या हुआ? उसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? वैद्य ने जवाब दिया, महाराज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि राजकुमारी पर किसी की नफरत की नजर लगी है। मेरी दवा से अभी राजकुमारी की थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। राजकुमारी के साथ फिर से ऐसा हादसा हो सकता है, और अगर जरा भी लापरवाही बरती तो अगली बार इस नफरत की नजर का असर और गहरा हो सकता है। इसलिए आप अगर उचित समझें तो मैं आपको एक जादूगरनी बूढ़ी औरत का पता बता देता हूं, जो इसी शहर में रहती है। वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, चल नहीं सकती, लेकिन वो अपने जादू के ज्ञान में काफी निपुण है। वो अगर किसी तरह महल आकर राजकुमारी जरीन को देख ले तो वो आपको जरूर बता देगी कि आखिर राजकुमारी पर किसकी नफरत की नजर लगी है। ये सुनते ही राजा ने फौरन आदेश दिया कि उस बूढ़ी औरत को महल लाने के लिए एक सवारी तैयार की जाए और कुछ पढ़े लिखे समझदार सिपाही उस बूढ़ी औरत के घर जाएं और बहुत ही आदर सम्मान के साथ उसके सामने प्रस्ताव रखें कि राजा ने उन्हें महल बुलाया है और उनके लिए सवारी भेजी है।
राजा के आदेश पर फौरन सवारी तैयार की गई और उस जादूगरनी बूढ़ी औरत को महल लाया गया। जब वो पहुंची और उसने राजकुमारी जरीन को देखा तो कुछ पल चुप रही। अपने पुराने से थैले से उसने किसी जानवर के सर की हड्डी निकाली और उसके ऊपर तेल की कुछ बूंदें टपकाई और फिर अपनी एक उंगली उस हड्डी के ऊपर रखी और दूसरे हाथ की उंगली राजकुमारी के सर पर रखी। राजकुमारी खामोश अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। जादूगरनी काफी देर तक अपनी आंखें बंद किए रही। वो अपनी एक उंगली राजकुमारी के सर पर फेरती रही और दूसरे हाथ की उंगली उस हड्डी की खोपड़ी पर फेरती रही और फिर अचानक एक गहरी सांस लेते हुए आंखें खोली और राजा से कहा कि महाराज, मैं चाहती हूं कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं सभी को बाहर निकाल दिया जाए। मैं आपको कुछ राज की बात बताना चाहती हूं। राजा ने आदेश दिया कि कमरे से सभी बाहर जाएं। महल की सारी दासियां, रानी अमीरा और सभी सिपाही कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन बड़ी बेटी माहरिन अभी भी खड़ी थी और वो थोड़ा सा गुस्से में कहने लगी कि ऐ मेरे पिता महाराज, मैं भी आप ही की बेटी हूं, आप ही का खून हूं। मैं कमरे से बाहर क्यों जाऊं? मुझे भी सुनना है कि आखिर मेरी छोटी बहन को क्या हुआ है। मैं भी उसके लिए परेशान हूं। बड़ी बहन माहरिन को डर था कि कहीं ये जादूगरनी उसका नाम ना ले ले, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस महल में सबसे ज्यादा नफरत जरीन से वही करती है। माहरिन की जिद देख जादूगरनी बूढ़ी औरत ने अब थोड़ा गुस्से में कहा कि महाराज, आप सभी को आदेश दें कि वो इस कमरे से जल्दी से बाहर निकले। राजा ने उठकर अपनी बड़ी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरी प्यारी बेटी, ये सच है कि तुम मेरा खून हो, मेरा सब कुछ हो। मेरी जान तुम पर कुर्बान है, लेकिन देखो ना, तुम्हारी छोटी बहन अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और शायद ये जादूगरनी ही उसका इलाज कर सके। इसलिए तुम मेरा आदेश मानो और बाहर चली जाओ। राजा ने जब इतने प्यार से कहा तो माहरिन भी कमरे से बाहर चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल रही थी। जब सभी कमरे के बाहर चले गए तो जादूगरनी बूढ़ी औरत ने कमरे के कोने में बैठकर धीरे से राजा के कान में बताया कि ए महाराज, आपकी बेटी को नफरत की नजर लगी है और आपकी बेटी का दुश्मन इसी महल के अंदर मौजूद है और वो किसी भी वक्त उसे नुकसान पहुंचा सकता है। आप बहुत सावधान रहिएगा। अभी मैं ये नहीं बता सकती कि वो कौन है, लेकिन आपकी बेटी पर एक बहुत बड़ा मुसीबत का साया मंडरा रहा है। बड़ी बेटी माहरिन गुस्से में अपने कमरे में आ गई। छोटी बहन जरीन की ऐसी हालत देख वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। वो तो यही चाहती थी कि जरीन कभी ठीक ना हो, हमेशा बीमार ही पड़ी रहे ताकि राजा का प्यार उसकी तरफ आ जाए। वो बूढ़ी जादूगरनी चली गई। राजा ने दासियों को आदेश दिया कि मेरी बेटी जरीन का पूरा ख्याल रखा जाए। उसकी तबीयत बिगड़ने पर मुझे फौरन खबर दी जाए। अगले दिन महल की 10 दासियां राजकुमारी जरीन की सेवा पर लगा दी गई। खुद रानी अमीरा हर वक्त अपनी बेटी के पास रहती, उसका ख्याल रखती। ये देख बड़ी बेटी माहरिन अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल रही थी। बड़ी बेटी माहरिन और छोटी बेटी जरीन दोनों का कमरा पास ही पास था। आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक माहरिन को अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट महसूस हुई। वो चुपके से उठी और दरवाजे के पास जाकर देखने लगी। छोटी बहन के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। माहरिन दरवाजे की दरार से झांक कर देखने लगी तो उसका दिल फिर जल उठा। राजा आधी रात को अपनी बीमार बेटी जरीन को देखने आया हुआ था। वो उसके पास बैठा था, उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था, उसे दुआएं दे रहा था। जरीन निढाल पड़ी थी और राजा की आंखों में छोटी बेटी के लिए प्यार साफ झलक रहा था। ये दृश्य देखते ही माहरिन का दिल नफरत से भर उठा। उसने उसी वक्त कसम खाई कि जब तक मेरी छोटी बहन जरीन इस महल में है, मेरी जिंदगी में मेरे पिता के प्यार की कोई जगह नहीं। इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहन को रास्ते से हटा कर रहूंगी।
अगली शाम माहरिन दासियों को बहाना बताकर महल से बाहर निकली और शहर के पुराने बाजार में पहुंची, जहां एक मशहूर बूढ़ा वैद्य रहता था। वो ऐसी दवाएं बनाता था जिनका असर हमेशा के लिए होता था। कोई भी दवा और इलाज उस वैद्य की बनाई दवा के असर को तोड़ नहीं सकता था। माहरिन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर पक्का किया कि कोई उसे देख ना ले। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा वैद्य बाहर आया तो उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मुझे वो दवा चाहिए जो इंसान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ले। वैद्य पहले तो चौंका, मगर जब माहरिन ने सोने की थैली उसकी तरफ बढ़ाई तो थोड़ी झिझक के बाद उसने एक छोटी शीशी उसे थमा दी और बस इतना कहा कि बेटी, बहुत सावधानी से, इसकी एक बूंद भी काफी है। उस रात जब माहरिन महल लौटी तो सबके सो जाने के बाद वो चुपके से जरीन के कमरे में दाखिल हुई। कुछ दासियां जरीन के पास ही कुछ दूरी पर लेटी सो रही थी। माहरिन ने कमरे में रखा पानी का प्याला उठाया और उस जहरीली शीशी की कुछ बूंदें उसमें मिलाई और प्याला वापस रख दिया। उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही किसी के प्यार का ख्याल। नफरत की आग में वो इतनी आगे पहुंच चुकी थी कि आज अपनी छोटी बहन की भी दुश्मन बन गई। पानी में वो दवा मिलाकर माहरिन कमरे से बाहर आ गई। रात के आखिरी पहर दासियों ने उठकर छोटी राजकुमारी जरीन को दवा खिलाई और फिर वही पानी पिला दिया जिसमें उसकी बड़ी बहन ने आंखों की रोशनी खत्म करने वाली जहरीली दवा मिलाई थी। सुबह होते ही छोटी राजकुमारी जरीन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने सब धुंधला था। दोपहर तक उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। महल में घबराहट फैल गई। दासियां रोने लगी। छोटी बेटी की यह हालत देख रानी अमीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और राजा अपनी बेटी की हालत देखकर पत्थर की तरह हैरान खड़ा रह गया, गुस्से, आश्चर्य और बेबसी में डूबा हुआ। उसने कई वैद्यों को बुलाया। सबने दवाइयां दी, जांच की, मगर किसी को भी वजह समझ नहीं आई। आखिर सबसे बड़े वैद्य ने कहा, महाराज, ये असर किसी ऐसी दवा का है जिसका तोड़ अभी तक किसी वैद्य के पास नहीं। शायद अब आपकी राजकुमारी कभी नहीं देख पाएगी। उसकी आंखें हमेशा के लिए जा चुकी है। राजा के अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे जादूगरनी की वो बात याद आई कि आपकी बेटी का दुश्मन इसी महल में मौजूद है। उसने गुस्से में अपनी तलवार मेज पर फेंक दी और गरज कर कहा, जिसने भी मेरी बेटी को अंधा किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त उसने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि सिपाहियों की एक टीम बनाई जाए जो महल के एक एक कमरे, एक एक इंसान और एक एक गहराई तक पहुंचकर पता लगाए कि किसने मेरी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है। उधर बड़ी राजकुमारी माहरिन, जो अब सबके सामने एक झूठी सहानुभूति का चेहरा बनाकर खड़ी थी, वो अपनी इस खतरनाक चाल को कामयाब होते देख रही थी। दिखावे के तौर पर उसने अपने चेहरे पर आंसू भी बिखेर रखे थे और बहुत उदासी वाला चेहरा बनाए रखा था, और वो भी अपनी माता रानी अमीरा से लिपट कर रो रही थी कि आखिर किसने मेरी छोटी बहन की ये हालत कर दी। लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी खुश थी। कई दिनों तक जांच जारी रही। सिपाही महल के हर कमरे को छानते रहे। एक एक दासी से पूछताछ की गई, लेकिन किसी के हाथ कुछ न आया। राजा जितना खोज बढ़ाता उतना ही इस बात पर यकीन करता जाता कि उसकी बेटी का दुश्मन यकीनन इसी महल में है, लेकिन वो कौन है, ये राज किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिरकार थककर उसने जांच रोक दी और बस इतना आदेश दिया कि अब उसकी बेटी जरीन की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए अलग से दासियां लगा दी गई। वो जो चाहे, जब चाहे तुरंत उसके पास पहुंचा दिया जाए। राजा चाहता था कि अंधेरे में डूबी उसकी बेटी के लिए अब वो खुद एक रोशनी बनेगा, उसके लिए सहारा बनेगा। उसका बाप कभी भी अपनी इस मासूम अंधी बेटी को एहसास नहीं होने देगा कि वो आंखों से लाचार है। लेकिन बेचारी जरीन अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई। बाहर की आवाजें तो सुनती थी, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता था। वो दीवारें टटोल कर चलती,
फिर थककर अपने बिस्तर पर बैठ जाती। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, बाहर जाने का, गिर जाने का, और इस बात का कि अब शायद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। उधर माहरिन ने देखा कि छोटी बहन जरीन के अंधेपन ने राजा के प्यार को और गहरा कर दिया है। वही बहन जिसे वो हटाना चाहती थी, अब पहले से भी ज्यादा ध्यान पा रही थी। ये देखकर माहरिन के दिल में नफरत और तेज भड़क उठी। उसने सोचा कि जब तक ये जरीन जिंदा है, मैं कभी अपने बाप की नजरों में जगह नहीं बना सकती। और फिर उसने एक नई साजिश रची। सुबह के वक्त वो राजा के पास आई। उसके चेहरे पर बनावटी उदासी थी, आवाज में नरमी और सहानुभूति। वो बोली, महाराज, जरीन बेचारी कई दिनों से कमरे में बंद है। उसकी आंखें भले चली गई हों, लेकिन उसका मन तो वही है ना। उसे बाहर की हवा भी चाहिए, पेड़ पौधों की खुशबू चाहिए। मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ बगीचे में ले जाऊं। थोड़ी देर हवा में रहेगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा। राजा पहले हिचकिचाया, मगर माहरिन के बार बार कहने पर मान गया। उसने दासियों को साथ भेजने को कहा, लेकिन माहरिन मुस्कुराकर बोली, नहीं महाराज, मैं अकेले बेहतर संभाल सकती हूं। आपकी बेटी मेरी भी बहन है। लेकिन वो दिल के भीतर कुछ और ही सोच चुकी थी। माहरिन छोटी बहन जरीन का हाथ पकड़कर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उसे जंगल की तरफ ले गई। रास्ते में वो बिल्कुल बहन जैसा बर्ताव करती रही, लेकिन जैसे जैसे वे महल से दूर होती गई, माहरिन का रवैया छोटी बहन के साथ बदलता चला गया। वो जरीन को उस जंगल की तरफ ले गई जहां जंगली जानवर रहते थे, शेर, चीते, भेड़िए। ये ऐसी जगह थी जहां दिन में भी सन्नाटा और एक अजीब दहशत फैली रहती थी। जैसे ही वो उस घने जंगल के मोड़ तक पहुंची, माहरिन अचानक रुक गई। उसने जरीन का हाथ छोड़ा और धीमी आवाज में कहा, बस यहीं तक। जो होना है अब यही होगा। जरीन चौंकी। बहन, आप ये मेरे साथ क्या कर रही हो? आप तो मेरी प्यारी सी बहन हो, मुझसे इतना प्यार करती हो। लेकिन माहरिन, बड़ी बहन ने उसके गाल पर एक तेज तमाचा मार दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं घुट घुट कर महल में जी रही हूं। पिता का प्यार सिर्फ तुम्हारे साथ है। वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन आज मैं तुम्हारा खात्मा करूंगी। तुम्हें यही जंगल में छोड़ जाऊंगी। जंगली जानवर आकर तुम्हें खा जाएंगे। बेचारी आंखों से अंधी जरीन कुछ समझ न पाई। माहरिन पीछे मुड़ी और घोड़े को तेजी से भगाते हुए जंगल से बाहर निकल गई। जंगल से बाहर आते ही उसने पास के एक रंगरेज के घर से लाल रंग खरीदा। फिर उस लाल रंग को अपने कपड़ों और हाथों पर इस तरह लगाया कि जैसे वो खुद किसी जंगली जानवर के हमले से बड़ी मुश्किल से बची हो और शरीर पर खून लग गया हो। उसने अपने बाल बिखेरे, कपड़े फाड़े और रोती हुई शक्ल बनाकर महल पहुंची। राजा के सामने पहुंचकर वो गिरते गिरते संभली और हांफती हुई बोली, महाराज, मैं जरीन को लेकर जंगल गई थी। अचानक कुछ जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। उन्होंने जरीन को, वो उसको मार डाला। माहरिन रोने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर गई। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आई हूं। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आई और जल्दी से बड़ी बेटी माहरिन से पूछा कि तुम किस तरफ जंगल में गई थी? तो माहरिन ने एक नई चाल चलते हुए दूसरी दिशा वाले जंगल के बारे में बताया और उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया जहां वो जरीन को छोड़कर आई थी। सिपाही दूसरी तरफ जंगल में दौड़े, लेकिन वहां उन्हें कुछ नजर न आया। जब शाम को कुछ हाथ न लगा तो राजा को भी लगने लगा कि अब वो अपनी सबसे प्यारी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका है। जंगल की वो भयानक रात राजकुमारी जरीन के लिए इतनी खामोश थी कि पत्तों की सरसराहट भी डर पैदा कर दे। जरीन अंधी, अकेली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। कभी वो किसी सूखे पेड़ से टकराती, कभी कांटों में फंस जाती। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था।
वो रोते रोते एक पुराने पत्थर पर बैठ गई। उसकी आवाज दूर जाते जाते हवा में घुल जाती। पूरा जंगल जैसे सांसें रोककर उसे देख रहा था। इतने में अचानक सामने से हल्की सी आहट आई, जैसे किसी औरत के पायलों की धीमी झनकार। जरीन डर के मारे पीछे हट गई। तभी एक मीठी कोमल आवाज उसके बिल्कुल पास सुनाई दी। डर मत बच्ची, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। जरीन ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? अंधेरे में एक लंबा कद, सफेद कपड़े, चांदनी जैसी झिलमिल करती चुनरी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे कोई बहुत पुरानी शुभ चिंतक हो। हाथों में एक पुरानी लालटेन। वो एक जादूगरनी औरत थी। उसने जरीन का हाथ थामा और बोली, बेटी, तुम्हें यहां यूं अकेला किसने छोड़ा? आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूं। तुम वहां सुरक्षित रहोगी। जरीन को उस नरम लहजे पर यकीन हो गया। जादूगरनी ने उसके कदमों को सहारा दिया और जंगल के बीचों बीच अपनी गुफा की तरफ ले चली। वो एक डरावनी गुफा थी, जो ऐसी जगह बनी थी जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर दीवारों पर अजीब सी नक्काशी, हवा में अनोखी खुशबू और बीच में पत्थर की एक बड़ी मेज, जिस पर कई शीशियां और ताबीज रखे हुए थे। गुफा में पहुंचते ही जादूगरनी ने जरीन के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मेरी प्यारी बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं। तुम यहां मेरे पास हो और मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक कर दूंगी। उसने एक सुनहरी शीशी निकाली। उसमें से हल्की धुएं जैसी दवा जरीन की आंखों पर लगाई। कुछ ही देर में जरीन की आंखों में हल्की जलन हुई और फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसे सब कुछ साफ नजर आने लगा। महीनों पुरानी वो चमक उसकी आंखों में लौट आई थी। वो खुशी से रो पड़ी। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। अब तुम चैन से मेरे इस घर में रहो। यहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। अच्छे से अच्छा खाना खाओ। नरम बिस्तर तुम्हारे सोने के लिए तैयार है। दिन गुजरते गए। जरीन अब उस गुफा को ठीक से देखने लगी। वहां हर रोज अजीब सी तैयारियां होती। मंत्रों की आवाजें, धुएं की खुशबू, कुछ जले हुए ताबीज और कभी कभी रात में आने वाली डरावनी पायलों की झनकार। जादूगरनी अब जरीन को अपने साथ हर काम में शामिल करने लगी थी। दवाइयां घोलना, जमीन पर अजीब निशान बनाना, मोमबत्तियों की कतारें जलाना। धीरे धीरे जरीन को समझ आने लगा कि उसकी आंखें ठीक करने की कीमत उससे वसूल की जा रही है। एक रात जादूगरनी अपने असली मकसद पर उतर आई। उसने गुफा के बीचों बीच लाल कपड़े वाली एक चटाई बिछाई और कई पुराने ताबीज जमा करने लगी। उसकी आंखों में चमक और आवाज में खतरनाक लहजा था। वो बोली, जरीन, तुम जानती भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। जब तुम जंगल में मिली थी, तब मैंने समझ लिया था कि तुम वही लड़की हो जिसकी बलि चढ़ाकर मैं अपनी जादुई ताकत को पूरा कर सकती हूं। तुम्हारी जान लेकर मैं हमेशा के लिए अमर बन जाऊंगी। अब तुम मेरे काम आओगी। आज की रात मेरा मकसद पूरा होगा। जरीन का दिल धक से रह गया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने उसे ठीक किया था और आज वही उसकी जान की दुश्मन बन गई है। वो उसकी बलि चढ़ाना चाहती है। जैसे ही जादूगरनी ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया, जरीन धीरे धीरे पीछे हटी और फिर मौका देखकर एक भारी चीज उठाई और वो जादूगरनी के सर पर दे मारी। वो उसी जगह बेहोश होकर गिर गई। जादूगरनी की जेब में 3 ताबीज रखे थे, जो जिन्नातों को और शैतानों को वश में करने वाले ताबीज थे। जरीन ने आगे बढ़कर वो ताबीज उसकी जेब से निकाल लिए और जल्दी से गुफा से बाहर निकलकर उस गुफा को बंद कर दिया। वो अंधेरे जंगल में भागती चली गई। उस रात हवा तेज थी, पेड़ हिल रहे थे और पूरा जंगल उस लड़की की घबराई हुई सांसों की गूंज से भर गया था। जरीन बहुत देर तक दौड़ती रही, यहां तक कि उसके पैरों में जान ही नहीं बची। जंगल में रात ढल चुकी थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। वो एक सूखे पेड़ के तने के पास बैठ गई। थकी हुई,
डरी हुई और बिल्कुल अकेली। उसने कुछ जंगली फल समेटे, पता नहीं कौन से फल, लेकिन भूख के मारे उसने 2-3 फल खाने शुरू कर दिए। इतने में पास की झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई। पत्ते जोर से हिले, जैसे कोई बड़ा जानवर उनमें से निकलने वाला हो। जरीन बहुत डर गई। उसने कांपते हुए उस तरफ देखा और अगले ही पल झाड़ियों से एक बहुत बड़ा सफेद बाघ बाहर आया। पूरा सफेद, किसी बर्फ की मूर्ति जैसा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि जरीन का दिल बैठ गया। वो उठ भी ना सकी। बाघ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पंजों की आवाज मिट्टी में धंसती हुई सुनाई दे रही थी। जरीन को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो बाघ उस पर हमला नहीं कर रहा था। वो बस कुछ कदम दूर सर झुकाए खामोश खड़ा था, बहुत तेज तेज सांसें लेता हुआ। उसके शरीर पर गहरी चोटें थी। कई जगह उसकी सफेद खाल लाल हो चुकी थी। उसके सीने से खून बह रहा था। जरीन ने ध्यान से देखा। बाघ का एक पंजा बुरी तरह से घायल था। शायद कोई बड़ा जाल या शिकारी का हथियार उसमें लगा था। बाघ दूर खड़ा अजीब नजरों से जरीन को देख रहा था, जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। जरीन ने धीरे से अपने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद उसे सुनाई दे रही थी। उसने एक नरम टहनी से कुछ चौड़ी पत्तियां तोड़ी और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा। फिर वो पास जाकर उसके जख्मों पर वो जड़ी बूटियां लगाने लगी। सफेद बाघ एक बार गुर्राया, लेकिन उसने जरीन का हाथ नहीं हटाया, बल्कि कुछ सेकंड के लिए उसने अपनी जुबान जरीन की हथेली पर फेरी। ये इशारा था कि वो जरीन से मदद मांग रहा है। जरीन धीरे धीरे उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी और सफेद बाघ खामोश, अपना सर जमीन पर रखे गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे दर्द से कराह रहा हो। रात की खामोशी, जंगल में हर तरफ सन्नाटा। 2 अजनबी, एक बेबस लाचार राजकुमारी और दूसरा एक जख्मी सफेद बाघ, एक दूसरे के लिए सहारा बने इस घने जंगल में बैठे थे। थकी हारी राजकुमारी जरीन को कब नींद आ गई उसे भी नहीं पता चला, और वो जख्मी बाघ की पीठ पर सिर रखकर सो गई। वो बाघ भी खामोशी से बैठा रहा। उसने एक पल भी अपना शरीर नहीं हिलाया, ताकि कहीं जरीन की आंख न खुल जाए। सुबह अचानक कुछ अजीब सी आवाजों की वजह से जरीन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ कुछ भेड़िए हैं, जो उस पर हमला करना चाह रहे हैं। लेकिन उसका हमदर्द और जिगरी दोस्त सफेद बाघ उन भेड़ियों के सामने दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया। तभी अचानक उस बाघ ने एक भेड़िए पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। ये देख बाकी भेड़िए भाग गए और इस तरह सफेद बाघ ने जरीन की जान बचाई। बाघ की ये कुर्बानी देख जरीन को उससे प्यार होने लगा। बाघ धीरे धीरे चलता हुआ जरीन के पास आया और उसके कपड़ों का दामन पकड़कर उसे जंगल के एक दूसरे कोने की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। पहले तो जरीन समझ नहीं पाई, लेकिन जब बाघ बार बार उसका हाथ और दामन खींचने लगा तो वो उठी और उसके पीछे चल पड़ी। बाघ उसे जंगल के एक बहुत घने हिस्से में ले गया, जहां पेड़ों की टहनियां और पत्ते इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। कुछ देर बाद वे एक बहुत पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई चिपकी थी और नीचे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बाघ ने अपने पंजे से कुएं की दीवार की तरफ इशारा किया। जब बाघ ने 2-3 बार उस कुएं की तरफ इशारा किया तो जरीन को भी शक होने लगा कि शायद इस कुएं के अंदर कुछ ऐसा राज छुपा है जो ये सफेद बाघ मुझे बताना चाहता है, और शायद इसको मेरी मदद की जरूरत है। मैं इसकी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि जंगल में आज इसने मेरी जान बचाई है। जरीन धीरे से कुएं के पास गई और अंदर झांका। कुआं गहरा था, नीचे काफी अंधेरा था, लेकिन अचानक गहराई में उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। अंदर किसी चीज से रोशनी आ रही थी।
वो पहले तो डर गई, फिर हिम्मत करके कुएं की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, एक बड़े पत्थर की दीवार से एक काला ताबीज लटक रहा था। ताबीज के पास छोटी छोटी हड्डियां भी थी और उसके पास ही किसी राजकुमार का फटा हुआ शाही लिबास बंधा हुआ था, जिस पर पुराना सूखा खून लगा था। ये देख जरीन का दिल धक से रह गया। वो ताबीज हाथ में लेकर ऊपर आई। जरीन ने बिना सोचे ताबीज को जला दिया। ताबीज के जलते ही हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर से हिलने लगे, मिट्टी उड़ने लगी और बाघ का पूरा शरीर सफेद चमक से जगमगाने लगा। बाघ के शरीर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि जरीन ने अपनी आंखें ढक ली। वो हैरान थी कि आखिर ये कैसा बाघ है, ये कोई बाघ ही है या कोई और चीज। कुछ देर बाद जब रोशनी कम हुई और जरीन ने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो देखा कि उसके सामने बाघ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा है। वो बेहद खूबसूरत शाही लिबास, हाथ में तलवार, चेहरे पर मुस्कान लिए वो जरीन को देख रहा था। राजकुमारी जरीन ने घबराते हुए पूछा कि आखिर तुम कौन हो और मेरा वो दोस्त सफेद बाघ कहां चला गया। राजकुमार ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, ए खूबसूरत राजकुमारी, मैं ही तुम्हारा वही सफेद बाघ हूं। मैं इरम के राजा का बेटा हूं। कुछ महीने पहले मैं इसी जंगल में शिकार करने आया था। रात हो गई, अंधेरा इतना गहरा था कि मैं अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। मैं रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी एक जादूगरनी मेरे पास आई। वो मुझे अपने साथ एक गुफा में ले गई और अचानक उसने अपने काले जादू से मुझे बाघ बना दिया। वो जादूगरनी चाहती थी कि मैं उसी गुफा का पहरेदार बन जाऊं, हमेशा बाघ की शक्ल में उस गुफा के दरवाजे पर बैठा रहूं और किसी को भी अंदर न जाने दूं। मैं किसी तरह उसकी कैद से भाग तो आया, लेकिन अपना इंसानी रूप वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। उसने मेरे जादुई कपड़े और ताबीज इसी कुएं में लटकाए थे। जब तक वो ताबीज कोई इंसान निकाल कर ना जलाता, मैं इंसान नहीं बन सकता था। मैं कई दिनों से किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो मेरी मदद कर सके। फिर वो जरीन की तरफ प्यार की निगाहों से देखते हुए बोला, ए खूबसूरत लड़की, तुमने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, मुझसे डरने के बजाय मेरा दर्द समझा और आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आया हूं। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। राजकुमारी जरीन ने रोते हुए अपनी पूरी दुख भरी कहानी उसे सुना दी कि मैं मिस्र के राजा की छोटी बेटी जरीन हूं। मेरी बड़ी बहन मारिन बचपन से मुझसे नफरत करती थी। इसी नफरत में उसने मेरी आंखों में दवा डालकर मुझे अंधा कर दिया। फिर एक दिन मुझे जंगल में अकेला छोड़कर भाग गई। मुझे वही जादूगरनी मिली जिसने तुम्हें बाघ बनाया था। मैं किसी तरह उसकी गुफा से जान बचाकर निकली और फिर रास्ते में तुम मुझे बाघ की शक्ल में मिले। जरीन की कहानी सुनकर राजकुमार कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने आगे बढ़कर राजकुमारी जरीन को गले से लगा लिया और कहने लगा, राजकुमारी जरीन, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे देश चलो। वहां मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। इतने दुख, इतनी तकलीफें झेल चुकी राजकुमारी जरीन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक उभरी। वो मुस्कुराई और राजकुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार जरीन को अपने देश ईरान लेकर गया। वहां पहुंचते ही पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राज्य के लोग पहली बार उस लड़की को देख रहे थे जिसने जंगल में उनके राजकुमार की जान बचाई थी। महल में कई दिनों तक दीपक जलाए गए, बाजारों में मिठाइयां बांटी गई और पूरे शहर में घोषणा हुई कि राजकुमार अपनी एक बहुत खूबसूरत रानी लेकर आया है। कुछ दिनों बाद बड़े सलीके और मान सम्मान के साथ दोनों की शादी कर दी गई। महल सजाया गया, रंगीन झंडियां लटकाई गई और ईरान के मंत्री, अमीर, व्यापारी, काजी सबने इस निकाह में भाग लिया। राजकुमार हर पल जरीन के साथ रहता था।
वो उसे रानी की तरह नहीं बल्कि अपनी जान की तरह चाहता था। कुछ सालों बाद एक व्यापारी देश ईरान से मिस्र पहुंचा। वो दूर दराज के देशों की खबरें लेकर यात्रा किया करता था। बाजार में लोगों के बीच उसने राजा की दो बेटियों की बातें सुनी, जिनमें से छोटी राजकुमारी के बारे में सुना कि वो जंगल में कहीं खो गई थी और जंगल के जानवर उसे खा गए थे। उस व्यापारी को पहले से खबर थी कि हमारे देश इरम के राजकुमार की जो मौजूदा रानी जरीन है, उसे भी राजकुमार किसी जंगल से लाया था। वो जंगल में कहीं खो गई थी और अंधी हो गई थी। किसी जादूगरनी की वजह से उसकी आंखें वापस लौटी थी। इसलिए वो व्यापारी रात में महल के एक सिपाही से मिला और उसने उस सिपाही को राजकुमारी जरीन के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी जरीन की खबर सुनते ही वो सिपाही जल्दी से दौड़कर बड़ी राजकुमारी माहरिन के पास गया और उन्हें जाकर इस बारे में बता दिया और कहा कि महारानी, अभी इस बारे में पूरे देश में किसी को भी खबर नहीं है। मैंने उस व्यापारी को सख्ती से मना कर दिया है कि वो इस बारे में किसी से भी कोई बात ना करें। राजकुमारी जरीन के जिंदा होने की खबर सुनते ही माहरिन का पूरा शरीर कांप गया। उसने फौरन सिपाही से कहा कि जाकर उस व्यापारी को और ज्यादा चेतावनी दो कि वो किसी हाल में इस बारे में किसी से कोई बात ना करें, वरना उसे मरवा दिया जाएगा। और फिर राजकुमारी माहरिन अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि अगर मेरी छोटी बहन राजकुमारी जरीन किसी दिन महल वापस आ गई और उसने आकर राजा को सब कुछ बता दिया कि मैंने ही उसे अंधा किया था, उसे जंगल में छोड़ा था और उसके खून का झूठा बहाना बनाकर पूरे महल को धोखा दिया था, तो ये सुनते ही राजा एक पल भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारिन की रूह कांप उठी। वो जानती थी कि अब या तो जरीन बचेगी या वो। रात गहरी हो चुकी थी। महल के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन माहरिन की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो चुपके से घुड़साल की तरफ गई और अपना काला तेज रफ्तार घोड़ा बाहर निकाला। उसने पुरुषों वाले कपड़े पहने, सर पर पगड़ी बांधी और अपना पूरा भेष बदल लिया। फिर बिना किसी को खबर दिए वो घोड़े पर सवार होकर मिस्र से निकल गई। कई रातें खंडहरों में, पेड़ों के नीचे और वीरान रास्तों पर अकेले सफर तय किया, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही आग थी, जरीन को मिटाने की। कई दिनों के सफर के बाद माहरिन देश इरम पहुंची। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौक में पहरा देते सिपाही और चारों तरफ रौनक। वो भीड़ में ऐसे घुल मिल गई जैसे कोई यात्री हो। फिर मौका देखकर रात के वक्त महल के अंदर दाखिल हो गई। शाही दरबार में जब पहुंची तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि सामने शाही सिंहासन पर जरीन बैठी थी। चमकती आंखें, शाही लिबास और उसके चारों तरफ आदर से झुकते दरबारी। ये देखकर माहरिन का दिल नफरत से भर गया। अच्छा, तो ये सच में जिंदा है और अब इस देश की रानी बनकर बैठी है। वो गुस्से से खौल उठी और तुरंत महल से बाहर निकल गई। महल से बाहर निकलते ही उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसके सर पर लकड़ियों का बड़ा बोझ था। बूढ़ी औरत लड़खड़ा रही थी और लकड़ियां गिरने को थी। माहरिन तेजी से उसके पास गई, लकड़ियां पकड़ ली और कहा, अम्मा, आप थक गई है, मैं आपको घर तक पहुंचा दूं। औरत पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसकी मदद स्वीकार कर ली। माहरिन लकड़ियां उठाकर उसके छोटे से मिट्टी के घर तक पहुंची। वहां पहुंचकर वो धीमी आवाज में बोली, अम्मा, अगर मंजूर हो तो मैं 2-4 दिन आपके घर ठहर जाऊं। मैं परदेश से आई हूं, कहीं ठिकाना नहीं। बूढ़ी औरत ने खुशी से सिर हिलाया और उसे अपने घर में जगह दे दी। कुछ घंटों में ही माहरिन ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। वो बूढ़ी औरत के सामने ऐसे बैठती जैसे बहुत गहरी चिंता में हो। जब औरत ने पूछा कि बेटा, तुम परेशान क्यों लगते हो, तो माहरिन ने गहरी सांस ली और झूठ की पहली गांठ खोल दी। अम्मा, आपको शायद पता नहीं, लेकिन जिस लड़की को यहां सब राजकुमारी जरीन कहते हैं, वो असल में हमारे देश की है। हमारे महल में वो एक नौकरानी थी।
बड़ी मनहूस लड़की है, जिसके साथ भी रहती है उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ी औरत हैरान होकर उसे देखने लगी। महरिन ने बात आगे बढ़ाई। अम्मा, उसने अपने सगे भाइयों को मरवा दिया, अपनी मां को तकलीफ दी और अपने पिता को भी धोखा दिया। उसकी बड़ी बहन ने मजबूर होकर उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन वो भागकर यहां आ गई। यहां आकर उसने अपने आप को राजकुमारी बना लिया और अब सबको बेवकूफ बना रही है। बूढ़ी औरत महरिन की बातों में आ गई और ये सब सच मानने लगी। अब महरिन ने सबसे खतरनाक झूठ बोला। एक डराने वाली आवाज में बोली, अम्मा, आपके इस देश का राजकुमार बहुत नेक दिल है, लेकिन यही लड़की एक जादूगरनी के पास गई थी। उसी जादूगरनी ने उसे सिखाया कि अगर तुम राजकुमार को खत्म कर दोगी तो इस देश की शहजादी बन जाओगी। वही नफरत और वही लालच उसे यहां खींच लाया। आपने देखा होगा कितनी जल्दी उसने राजकुमार से शादी कर ली। बूढ़ी औरत अब पूरी तरह महरिन की बातों पर यकीन कर चुकी थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अगर ये सच है तो ये देश बहुत बड़े खतरे में है। महरिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी साजिश का पहला बीज बो दिया था और वो जानती थी कि ये बीज सीधे महल की दीवारों तक जहर पहुंचाएगा। सुबह होते ही ये बूढ़ी औरत, जो इरम के राजा की पुरानी और भरोसेमंद आई थी, महल पहुंची। वो दरबार में आते ही चुपके से राजा से जाकर बोली, महाराज, एक बहुत बड़ी खबर है। आपकी बहू राजकुमारी जरीन, वो जंगल में किसी जादूगरनी से मिलकर आई है और वो यहां राजकुमार को खत्म करने आई है। जादूगरनी ने उससे कहा है कि अगर वो राजकुमार को मार देगी तो वो इस देश पर राज करेगी। दाई की बूढ़ी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी बातों में इतना विश्वास था कि राजा के चेहरे का रंग बदल गया। वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने रानी को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। रानी भी परेशान हो गई। फिर राजा ने अपने सबसे खास मंत्री को बुलाया और कहा, यह मामला बहुत नाजुक है, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बहू को परखना चाहता हूं कि ये बूढ़ी औरत सच कह रही है या किसी की साजिश है। तुम अभी राजकुमारी जरीन के पास जाओ और उससे इस तरह बात करो कि ए राजकुमारी जरीन, मैं चाहता हूं कि तुम राजकुमार को खत्म कर दो। राजा को मारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, फिर ये देश हमारा हो जाएगा। ये कहकर राजा ने मंत्री से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि राजकुमारी इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। मंत्री पूरी चालाकी और सावधानी के साथ राजकुमारी जरीन के पास उसके कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में वही बातें कहीं जो राजा ने सिखाई थी। लेकिन जैसे ही उसने राजकुमार को मारने की बात की, राजकुमारी जरीन के दिल पर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। वो गुस्से से भड़क उठी। उसने तलवार निकाली और मंत्री की गर्दन पर रख दी। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे राजकुमार को मारने की बात करते हो। अगर तुमने अगली बार ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। मैं राजकुमारी जरीन हूं और मेरे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने वाला पहले मेरे हाथों मरेगा। मंत्री डरते डरते पीछे हटता चला गया और राजा के पास लौटकर सब कुछ बता दिया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जरीन अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो चुकी है, लेकिन मैं उसका दूसरा इम्तिहान भी लेना चाहता हूं ताकि मेरे दिल से हर शक मिट जाए। अगली सुबह राजा ने राजकुमारी जरीन और राजकुमार दोनों को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए बुलाया। उसने मंत्री को पहले ही समझा दिया था कि अब दूसरा इम्तिहान शुरू होगा। जंगल में पहुंचते ही राजा ने अपनी सवारी को एक तरफ मोड़ लिया और कहा कि वो दूसरी दिशा में शिकार देखने जा रहा है। राजकुमार और जरीन को अकेला छोड़ दिया गया। जरीन के हाथ में तीर कमान थी, राजकुमार के पास कुछ भी नहीं। दूर पहाड़ियों पर राजा और उसके सिपाही छुपे बैठे थे ताकि अगर जरीन राजकुमार पर अकेले में तीर चलाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए।
जंगल की खामोशी में अचानक राजकुमार के पांव के नीचे एक पत्थर आया और वो गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी मोच आ गई। खून निकलने लगा। राजकुमारी जरीन परेशान हो उठी। वो तुरंत उसके पास पहुंची, अपना दुपट्टा फाड़कर उसके घाव पर बांधा और खून साफ किया। अपने राजकुमार को ऐसी चोट लगती देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन दर्द से बुरी तरह कराह भी रहा था। दूर पहाड़ी पर खड़ा राजा ये पूरा दृश्य देख रहा था। उसके दिल को पूरी तरह राहत मिल गई। उसने मंत्री से कहा, देखो, राजकुमारी जरीन अब अपने दूसरे इम्तिहान में भी कामयाब हो चुकी है। वो मेरे बेटे से सच्ची मोहब्बत करती है। इसका मतलब उस बूढ़ी औरत ने जो मुझे खबर दी थी वो झूठी थी। महल लौटकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और गुस्से में कहा कि तुमने मेरे घर में फूट डाली, मैं तुम्हें सजा दूंगा। बूढ़ी औरत राजा के कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में एक अजनबी औरत आई थी। उसने पुरुषों वाला भेष बना रखा था। उसने मुझे यही सब बताया। वो कहती थी कि मैं मिस्र के राजा का लड़का हूं। बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो वो कोई लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। उसने बाद में अपना नाम महरिन बताया था। यह खबर जब जरीन को पहुंची कि राजा ने उसका 2 तरह से इम्तिहान लिया था और उसके पीछे वो बूढ़ी औरत थी जिसको महरिन नाम की किसी लड़की ने बहकाया था, तो राजकुमारी जरीन जैसे ही महरिन का नाम सुना तो फौरन समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बड़ी बहन है, जो इस देश में भी उसे खत्म करने के लिए साजिश रचने आई है। राजकुमारी जरीन ने किसी को भी नहीं बताया कि महरिन उसकी बड़ी बहन है, और उसने बस इतना आदेश दिया कि पूरे देश की हर गली, हर बाजार, हर सराय में उस लड़की को ढूंढा जाए और उसे मेरे सामने पेश किया जाए। लेकिन महरिन को पहले ही भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने रातों रात अपना घोड़ा निकाला, पुरुषों वाला लिबास पहना, चेहरा भी एक कपड़े से ढक लिया और देश इरम से चुपके से बाहर निकल गई। रात की हवा में एक अजीब खामोशी फैली हुई थी। चांद बादलों में छुपा था और रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। लेकिन महरिन रुकने वाली नहीं थी। वो दिल में ये ठान चुकी थी कि जरीन और राजकुमार को खत्म किए बिना अब उसकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए उसने इरादा किया कि अब मुझे उसी जादूगरनी का सहारा लेना चाहिए जो राजकुमारी जरीन और उस राजकुमार की भी दुश्मन है। इसलिए वो कई घंटे अपना घोड़ा दौड़ाती रही और आखिर वो उसी जंगल पहुंची। घोड़ा थक गया था तो महरिन उतरकर कुछ देर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। हवा तेज चल रही थी। जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और हर झाड़ी से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। वो जादूगरनी का इंतजार करने लगी। आधी रात के करीब अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा शायद कोई मुसाफिर है, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आने लगी, महरिन को एहसास हुआ कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही बूढ़ी जादूगरनी थी। हाथ में पुरानी सी लालटेन, झुका हुआ बदन और उसके कपड़ों से मिट्टी और धुएं की गंध आ रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंची, महरिन तुरंत उठकर उसके पास गई और कहने लगी, मैं तुम्हें पहचानती हूं। तुम वही हो जिसने मेरी छोटी बहन को अपनी गुफा में ले जाकर जादू किया था। मैं उसकी बहन महरिन हूं। मुझे तुमसे मदद चाहिए। जादूगरनी कुछ पल खामोश रही। उसने अपनी लालटेन उठाकर महरिन के चेहरे पर रोशनी डाली, जैसे उसकी नीयत को पढ़ लेना चाहती हो। फिर धीमी आवाज में बोली, अगर तुम उसकी बहन हो तो यहां क्या लेने आए हो? वो लड़की तो मुझे पत्थर मारकर भाग गई थी। उसने मेरे सालों के जादू को बर्बाद कर दिया था। महरिन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वही तो वजह है जिसके लिए मैं आई हूं। वो अब देश इरम की राजकुमारी बन चुकी है। और सुनो, जिस राजकुमार को तुमने जादू से बाग बनाया था, वही आज इरम पर हुकूमत करता है। दोनों ने मिलकर तुम्हें भी धोखा दिया और मुझे भी। जादूगरनी ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो?
महरिन ने गहरी सांस ली और बोली, मैं मिस्र के राजा की बेटी हूं। अगर जरीन वापस मिस्र पहुंची तो मेरा पिता मुझे मार देगा। मुझे चाहिए कि तुम मेरी मदद करो और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। जादूगरनी के होठों पर मुस्कान आई और कहने लगी, तो आखिरकार हमारा मकसद एक हो गया है। दोनों गुफा की तरफ बढ़े। अंदर हमेशा की तरह अंधेरा था। दीवारों पर पुराने ताबीज लटके थे। जमीन पर अजीब नक्शे बने हुए थे और हवा में धुएं और जड़ी बूटियों की गंध घुली हुई थी। जादूगरनी ने एक छोटा सा थैला निकाला, उसे खोला। उसके अंदर कुछ काले रंग की मिट्टी जैसी चीज थी। उसने कहा, देखो, इस मिट्टी पर मैंने जादू करके रखा है। यह अब मिट्टी नहीं है, बल्कि जो भी इंसान इसे अपने चेहरे पर लगा लेगा तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, और वो जिस इंसान की भी चाहेगा उस इंसान की शक्ल एक बार ले सकता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। कितना समय असर रहेगा ये मैं भी नहीं जानती। महरिन ने बिना सोचे थैला उठा लिया। जादूगरनी बोली, अब सुनो, तुम इस दवा से अपनी शक्ल बदलना और फिर राजमहल जाओ। राजकुमारी जरीन के सबसे नजदीक पहुंचने की कोशिश करना। महल की कोई ऐसी नौकरानी या दाई की शक्ल लेकर जाना कि जिस पर राजकुमारी जरीन सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। महरिन ने पूछा, आखिर मैं किसकी शक्ल लूं? जादूगरनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, राजमहल में एक बूढ़ी दाई है, राजकुमार की बचपन की दाई। उसे कई साल हुए महल छोड़े हुए। उसकी शक्ल कोई ठीक से याद भी नहीं रखता। तुम वही बनो और जरीन के पास पहुंचो। उसके सबसे करीब जाकर उसे बहकाने की कोशिश करो और राजकुमारी जरीन और राजकुमार के बीच लड़ाई डलवा दो। महरिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने काली मिट्टी अपने चेहरे पर मली और कुछ ही पलों में उसकी शक्ल बदलने लगी। आवाज भारी हो गई, चाल ढाल बदल गई। वो बिल्कुल एक बूढ़ी दाई जैसी दिखने लगी। जादूगरनी ने महरिन को एक छोटी सी लकड़ी देते हुए कहा कि इसे भी अपने साथ रखो। याद रहे, ये कोई आम सी लकड़ी नहीं है, बल्कि जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाना और तुमको कोई रास्ता नजर ना आए तो इस लकड़ी को अपने दाएं हाथ पर मारना, तो मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी और उन दोनों से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। महरिन ने वो लकड़ी जादूगरनी के हाथ से ली और अपनी कमर में दबा ली। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, अब जाओ और जो मैंने सिखाया है उसे पूरा करो। ये लड़की, ये राजकुमार, दोनों को खत्म करो। ये बदला तुम भी चाहती हो और मैं भी। महरिन गुफा से बाहर आई। चांद बादलों के पीछे छुप चुका था। महरिन अपनी बदली हुई शक्ल के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ी। जादूगरनी से शक्ल बदलवाकर महरिन जब वापस मिस्र लौटी तो अब उसके चेहरे पर किसी बूढ़ी दाई की शक्ल थी। माथे पर झुर्रियां, आंखों में कमजोरी और हाथों में हल्की सी कंपन। कोई भी उसे महरिन पहचान ही नहीं सकता था। उसने उसी रात महल के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि मैं दूर के कबीले से आई हूं, जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती हूं। अगर रानी जरीन को कभी किसी दवा की जरूरत पड़े तो मैं सेवा कर सकती हूं। महल के पहरेदारों ने उसे गरीब बूढ़ी औरत समझकर अंदर आने दिया। कुछ ही दिनों में वो रसोई और दासियों के बीच इतनी घुल मिल गई कि लोग उसे दादी जान कहकर बुलाने लगे। वो बड़ी सफाई से राजकुमारी जरीन के करीब आती, दासियों के हाथों में दवाएं देकर कहती कि रानी साहिबा को ये जड़ी बूटी घुलाकर पिलाना, इससे शरीर को सुकून मिलता है। जरीन, जो खुद बहुत भोली भाली थी, उसने कभी शक नहीं किया। वो इस बूढ़ी औरत को हमेशा इज्जत देती थी। धीरे धीरे महरिन ने राजकुमार तक पहुंचने की कोशिश की। वो उसके सामने बहुत मासूम बनकर बात करती। हुजूर, आपकी रानी हमेशा थकी थकी सी रहती है। आपके कदमों की आहट भी नहीं पहचानती। कहीं उन पर किसी की नजर तो नहीं लग गई? राजकुमार शुरू में इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन महरिन रोज एक नया ताना उसके दिल में डालती। एक दिन महरिन ने अपनी चाल को और आगे बढ़ाया। उसने एक सिपाही को बुलाया, उसे थोड़े से पैसे दिए और कहा, देखो, आज रात
जब राजकुमारी अपने कमरे में अकेली होंगी, वहां जाकर ऐसे खड़ा होना कि लगे तुम उनसे बात कर रहे हो। और जब राजकुमार आए तो तुम अपने कपड़े जरा ठीक करते हुए देखना, बाकी मैं सब संभालूंगी। महरिन गुजरे कई दिनों से राजकुमार के दिल में शक का बीज पहले ही बो चुकी थी। उस शाम वो बड़ी नरमी से उसके पास आई और बोली कि हुजूर, मुझे आपकी रानी के बारे में कुछ दिनों से अजीब बातें पता चल रही है। राजकुमार चौंक गया और उसने पूछा कि कौन सी बात है? तो महरिन सिर झुकाकर बोली कि वो कई बार राजकुमारी जरीन को पिछली कोठरी के पास देख चुकी है, जहां कोई दासी भी नहीं जाती, और वहां एक खास सिपाही आता है। फिर वो धीमी आवाज में बोली कि लोग कहते हैं राजकुमारी उसी सिपाही से प्यार करती है। राजकुमार गुस्से में आ गया और बोला कि ए नौकरानी, जुबान संभाल कर बात करो, मेरी जरीन ऐसी नहीं है। लेकिन महरिन ने वही कहा जो उसके दिल में शक पैदा करता था। हुजूर, मैं भला कुछ कह रही हूं, लेकिन आंखें जो देख चुकी है उन्हें झूठ कैसे बोलूं? राजकुमार कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी महरिन एक कदम और आगे बढ़ी और बोली कि अगर आप चाहें तो आज रात मैं आपको सब कुछ अपनी आंखों से दिखा सकती हूं। बस आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको सब दिखा दूंगी। राजकुमार ने गुस्से में कहा कि अगर ये सच हुआ तो आज की रात राजकुमारी जरीन की आखिरी रात होगी। दिन ढल गया और रात हो गई। महल की दीवारों पर मशालों की हल्की हल्की लौ चमक रही थी और हवा में एक खामोशी थी। महरिन राजकुमार को लेकर उसी पिछली कोठरी के पास पहुंची, जहां उसने पहले ही जाल बिछा दिया था और उस सिपाही को समझा दिया था कि मेरे आने से पहले तुम राजकुमारी जरीन के कमरे में चले जाना। थोड़ी देर बाद वही सिपाही, जिसे महरिन पहले ही रुपए देकर अपने जाल में फंसा चुकी थी, धीरे धीरे राजकुमारी जरीन के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, क्योंकि महरिन ने दासियों से कहकर यह पहले ही करवा लिया था। सिपाही कमरे में दाखिल हुआ तो जरीन खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कि कोई अंदर आया है। तभी महरिन ने जोर की दस्तक दी और बोली, हुजूर आ जाइए और ये देखिए। राजकुमार गुस्से से भरे कदमों के साथ कमरे तक आया। पहली ही नजर में उसने सिपाही को देखा, जो डर के मारे अपने कपड़े सही करने लगा, जैसे किसी अपराध में पकड़ा गया हो। राजकुमारी जरीन अचानक राजकुमार के गुस्से में कमरे आने से घबरा गई और बोली, ये सिपाही अंदर कैसे आया? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजकुमार की आंखों में गुस्सा उतर आया। महरिन पीछे खड़ी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी और धीरे से बोली, हुजूर, मैं ये सब कई दिनों से देख रही थी, आज आपकी आंखों के सामने है। राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाली और राजकुमारी जरीन को खत्म करना चाहा, लेकिन फिर मजबूर होकर तलवार को जमीन पर गिरा दिया और दर्द भरी आवाज में कहा, जरीन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था। तुम्हारे रहते मैंने किसी और से शादी नहीं की। आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहकर भी तुमको नहीं मार सकता। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तुम अब मेरी रानी नहीं हो, तुम एक अपराधी हो। तुम्हारी सजा मौत नहीं, बल्कि तन्हाई है। और फिर राजकुमार ने सिपाहियों को पुकारा और कहा, सिपाहियों, इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दो। अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा है तो जिए, लेकिन आज से ये मेरे महल में दाखिल नहीं हो सकती। जरीन रोती हुई चीख रही थी कि मुझ पर यकीन करें, ये सब साजिश है। लेकिन उसकी आवाज किसी ने न सुनी। राजकुमारी जरीन को सिपाहियों ने धक्के मारकर महल से बाहर निकाला तो वो सामने धूल में गिर पड़ी। काफी देर तक वो वही बैठी रोती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस राजकुमार के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार थी, उसने ही उस पर शक कर लिया। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और बिना किसी सहारे के रेगिस्तान की तरफ चल पड़ी। दिन चढ़ चुका था। रेत की तपिश उसके पैरों के तलवों को ऐसे जला रही थी जैसे अंगारों पर चल रही हो। वो बार बार ठोकर खाती, गिरती, उठती
और फिर चल पड़ती। कभी किसी झाड़ी के पास रुक जाती और उसके कड़वे पत्ते तोड़कर खा लेती, क्योंकि भूख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। कभी रेगिस्तान के किसी ऊंचे टीले की ओट में बैठ जाती और पसीने में भीगी हुई इधर उधर उम्मीद की नजरों से मदद के लिए देखती। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे दुनिया की हर मुसीबत का बोझ देकर अकेले छोड़ दिया हो। कई बार थककर वो सोचती कि यही मर जाऊं, लेकिन फिर अपनी मां की बात याद आती। जरीन, मुश्किलों के सामने झुकना नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करना सीखो, और वो फिर चल पड़ती। रात होती तो ठंडी हवाएं उसके शरीर को जकड़ लेती और दिन में सूरज उसके वजूद को पिघला देता। इस तरह कई दिन गुजर गए। वो कहीं झाड़ियों के कच्चे बेर खाती, कहीं सूखी घास चबा लेती। प्यास से गला सूखा जा रहा था। बेचारी अकेली, टूटी हुई, लेकिन अंदर से जिंदा रहने की कोशिश करती रही। महल में राजकुमारी जरीन का एक वफादार मंत्री था। उसने जब अपनी आंखों के सामने राजकुमारी जरीन के साथ ऐसा बुरा सुलूक होते देखा तो वो अंदर ही अंदर जल गया। उसे जरीन की मासूमियत पर इतना यकीन था कि उसे एक पल को भी शक नहीं हुआ कि वो राजकुमार को धोखा दे सकती है। उसने ठान लिया कि वो इस सच का पीछा करेगा। उसने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत पर नजर रखनी शुरू की। दिन बीतते गए। मंत्री छुपकर हर वक्त उस बूढ़ी औरत, जो असल में महरिन थी, उसकी जासूसी करने लगा। और एक रात, चाहे किस्मत कहें या ऊपर वाले का इशारा, उसने महल के पीछे एक अंधेरी जगह पर देखा कि वही बूढ़ी औरत उसी सिपाही से धीरे धीरे बातें कर रही है। मंत्री दीवार के पीछे छुप गया और कान लगाकर सुनने लगा। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, देखो, अब मेरा काम आधा हो चुका है। राजकुमार ने अपनी रानी को महल से निकाल दिया है। अब बस एक आखिरी काम बाकी है, राजकुमारी जरीन को खत्म करना। सिपाही चौंका। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम आखिर कौन हो? राजकुमारी की इतनी बड़ी दुश्मन क्यों बनी हो? पहले तुमने मुझे पैसे देकर कहा कि राजकुमारी जरीन को मैं जाल में फंसाऊं, और अब आप उन्हें कत्ल करने की बात कर रही हो। वो हंसकर बोली, मैं बूढ़ी नहीं हूं, मैं मिस्र के राजा की बेटी महरिन हूं। जादूगरनी ने मेरी शक्ल बदल दी है। बस कल शाम तक ये जादू रहेगा। उसके बाद मैं फिर अपने असली रूप में आ जाऊंगी। इसलिए हमें कल सुबह ही जंगल जाना है, जहां राजकुमारी जरीन भटक रही है। उसे वहीं हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। और ये काम में अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। दीवार के पीछे छुपे राजकुमारी जरीन के वफादार मंत्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब उसे सारा सच समझ आ चुका था। जरीन के खिलाफ जो जाल बुना गया था, उसके पीछे उसी की दुश्मन बड़ी बहन महरिन थी। उसने देर न करते हुए उसी वक्त राजकुमार को जाकर सारी बात बता दी। राजकुमार ये सुनकर जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और रोते हुए बोला, मैं कितना बड़ा नादान था। मेरी जरीन मेरी जान थी, और मैंने उसे बिना सुने, बिना समझे महल से धक्का देकर रेगिस्तान में तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी मोहब्बत को शक के तीरों से छलनी कर दिया। फिर वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, ठीक है, कल इन दोनों को जाने दो। मैं इनके पीछे पीछे रहूंगा। जब ये मेरी जरीन पर हाथ उठाएंगे, उसी वक्त मैं सबका खात्मा कर दूंगा। लेकिन याद रखना, किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जैसा आपका हुक्म। अगले दिन सुबह जब महल के बाहर सन्नाटा था, तो महरिन और वही सिपाही दोनों साथ जंगल की तरफ बढ़े। राजकुमार और कुछ सिपाही पहले ही इन दोनों की घात लगाए बैठे थे। जैसे ही ये निकले, पीछे से राजकुमार भी चुपके से अपने कुछ सिपाहियों के साथ उनके पीछे निकला। आसमान काला पड़ चुका था। हवाएं अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। महरिन और उस सिपाही को यह खबर भी नहीं थी कि कुछ दूरी पर ही झाड़ियों के पीछे राजकुमार अपने 2-3 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ चुपचाप उनका पीछा कर रहा है।
महरिन और सिपाही चलते चलते एक सूखे बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। कुछ दूरी पर रेत पर पड़ी एक परछाई हिलती दिखाई दी। जैसे ही महरिन पास गई, उसके सामने जरीन की टूटी हुई, थकी हुई, परेशान हाल सूरत नजर आई। वो रेगिस्तानी झाड़ियों के पत्ते खाकर प्यास से सूखे होठों के साथ जमीन पर लेटी हुई थी। पास जाते ही महरिन ने हंसते हुए कहा कि देखो राजकुमारी जरीन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन महरिन हूं। मैंने हर तरह से साजिश करके आज देखो तुमको तुम्हारे अंत तक पहुंचा दिया। मैं कामयाब हो गई। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर महरिन बहुत तेज ठाके मारकर हंसी। जरीन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बहन, तुम तो मेरी सगी बहन हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महरिन ने घमंड वाले लहजे में जवाब दिया, हां, मैंने ही तुम्हें जंगल में छोड़ा था। मैंने ही तुम्हें अंधा किया था और आज मैं तुम्हें खत्म करने आई हूं। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो, मेरी जिंदगी में कभी खुशियां वापस नहीं आ सकती। मेरे पिता महाराज का प्यार मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा जरीन। ये सुनकर जरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। अपनी बड़ी बहन की वजह से वो सारी जिंदगी सिर्फ तकलीफें ही झेलती रही। अपने माता पिता से बिछड़ी, जंगल में जादूगरनी और जानवरों का शिकार बनी, और आज वो दिन आ गया कि उसकी बड़ी बहन ने उससे उसका शौहर राजकुमार भी छीन लिया और उसे रेगिस्तान में दरबदर भटकने पर मजबूर कर दिया। आखिर इस बहन के हाथों आज उसकी मौत होने जा रही है। महरिन ने अपनी कमर से तलवार निकाली और सिपाही से कहा, तैयार रहो, आज इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महरिन ने जरीन को मारने के लिए तलवार ऊपर उठाई ही थी कि अचानक दूर से एक तीर आकर सीधा तलवार पर लगा और महरिन के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। महरिन घबराकर पीछे मुड़ी। राजकुमार अपनी जगह से बाहर आ चुका था। वो गुस्से से चिल्लाया, रुको महरिन, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम कोई बूढ़ी औरत नहीं, तुम मिस्र के राजा की बेटी महरिन हो। तुमको जितनी चालें चलनी थी तुमने चल ली। तुमने मुझसे मेरी पत्नी को जुदा कर दिया और आज तुम अपनी ही छोटी बहन की खून की प्यासी बन चुकी हो। तुम इंसान नहीं हो, बल्कि इंसान की शक्ल में जानवर हो। महरिन के चेहरे का रंग उड़ गया। मौत उसे बिल्कुल सामने दिखाई देने लगी। राजकुमार ने पास आकर अपनी तलवार महरिन की गर्दन पर रख दी और फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके हाथ पैर बांधकर महल ले चलो। मैं पूरे शहर के सामने इसे बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, क्योंकि इसने मुझसे मेरी सबसे प्यारी पत्नी को जुदा करवा दिया था। इसको इसके किए का बदला जरूर मिलेगा। तभी महरिन को वो जादुई लकड़ी याद आई जो जादूगरनी ने उसे दी थी और कहा था कि जिस वक्त तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इस लकड़ी को अपने दाएं हाथ पर मारना, तो मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी और उन दोनों से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। महरिन ने जल्दी से अपने हाथ पर वो लकड़ी मारी। अचानक जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी। आसमान काला होने लगा, हवा तेज होकर घूमने लगी और कुछ ही पल में एक तेज रोशनी चमकी और अचानक वही जादूगरनी लालटेन लिए सामने आ गई। जादूगरनी की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने हाथ उठाए और जंगल के चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैलने लगी। जमीन कांपी, पेड़ों की शाखें मुड़कर एक दूसरे में उलझने लगी और देखते ही देखते राजकुमार और जरीन के चारों तरफ एक जादुई पिंजरा बन गया, इतना मजबूत कि उसमें से निकल पाना नामुमकिन था। जादूगरनी हंसते हुए बोली, आखिरकार तुम दोनों मेरे कब्जे में आ ही गए। तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरा जादू तोड़ा था। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। महरिन भी पीछे से बोली, हाँ जरीन, आज न तुम बचोगी और न तुम्हारा ये राजकुमार। मैं तुम दोनों को इसी जंगल में दफना दूंगी। राजकुमार ने गुस्से से कहा, अगर तुम दोनों ने जरीन को छुआ भी तो मैं तुम्हारे शरीर को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं राजकुमार हूं और मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत जान देकर भी करूंगा। जादूगरनी ने अपना हाथ लहराया। अचानक एक आग जली
और धीरे धीरे वो उन दोनों के पिंजरे की तरफ बढ़ने लगी। वो आग राजकुमार की तरफ बढ़ रही थी। राजकुमारी जरीन घबरा गई। उसे वो 3 ताबीज याद आए जो उसने गुफा से लिए थे। उसने जल्दी से अपनी कमर से ताबीज निकाले। एक ताबीज हाथ पर घिसा। ताबीज से तेज नीली रोशनी निकली और फिर एक नीला, बहुत ही भारी भरकम जिन्न सामने प्रकट हुआ और राजकुमारी जरीन से कहने लगा, आज्ञा दीजिए, आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। राजकुमारी जरीन ने कहा, तुम इस जादूगरनी को उठाकर समंदर में फेंक दो। वो जादूगरनी अभी अपना जादू घुमाकर उस जिन पर करती कि उससे पहले ही जिन ने जादूगरनी को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार दिया और फिर बहुत तेजी से उसे समंदर में फेंक दिया। धीरे धीरे जादू का असर खत्म हो गया और पिंजरे खुद ब खुद गायब हो गए। राजकुमार ने अपनी तलवार बाहर निकाली और महरिन की गर्दन पर रखकर कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। और फिर सिपाहियों से कहा कि इसके हाथ जकड़ो। सिपाहियों ने फौरन महरिन के हाथ पैर बांधे और फिर उसे घसीटते हुए महल की तरफ लेकर चले। राजकुमार दौड़कर अपनी राजकुमारी जरीन के पास आया, उसे गोद में उठाया और कांपती आवाज में बोला, जरीन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जरीन की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार ने बहुत प्यार से जरीन को अपने घोड़े पर बिठाया, खुद पीछे बैठकर उसे थाम लिया और फिर राजकुमार अपनी रानी जरीन को बड़ी मोहब्बत के साथ महल की तरफ लेकर चला। राजकुमार जब देशरम के महल लौटा तो उसके हुक्म से महरिन को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए महल के आंगन में लाया गया। सारे शहर के लोग जमा थे। हर तरफ फुसफुसाहट थी कि आज क्या होने वाला है। राजकुमार ने सबके सामने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गुस्से में आगे बढ़कर महरिन का सर कलम करने के लिए हाथ उठाया। इतने में पीछे से राजकुमारी जरीन की आवाज आई, रुकिए मेरे प्यारे राजकुमार, आप इसे मत मारिए, ये मेरी बड़ी बहन है। जरीन धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी भी थी और मोहब्बत भी। उसने राजकुमार के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि आप इसे अभी कत्ल ना करें। मुझे अपने पिता से मिलना है, उन्हें सारी हकीकत खुद सुनानी है। हम तीनों को, आप, मैं और महरिन, मिस्र चलना होगा। मैंने अपने पिता को पिछले 11 साल से नहीं देख पाया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। जरीन की आंखों में आंसू भर आए। राजकुमार ने प्यार से अपनी पत्नी को गले से लगाया और नरम लहजे में कहा, ठीक है जरीन, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। फिर उसने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, सवारियां तैयार की जाएं। कुछ ही देर में एक सवारी राजकुमार और राजकुमारी जरीन के लिए तैयार हो गई। दूसरी सवारी में कुछ चुने हुए सिपाही बैठे और तीसरी सवारी में बंधी हुई महरिन को बैठाया गया। काफिला चल पड़ा और कई दिनों के सफर के बाद सब लोग मिस्र की सरहद पर पहुंचे। राजा तक मंत्री ने खबर पहुंचाई कि महाराज, आपकी छोटी बेटी जरीन जिंदा है और आपके देश में दाखिल हो चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और इतना ज्यादा खुश हुआ कि जल्दी से अपनी रानी अमीरा को गले से लगा लिया और कहने लगा कि तुम जानती हो, हमारी बेटी जरीन जिंदा है और वो हमारे पास आ रही है। रानी अमीरा भी खुशी में रोने लगी। अरे, ये कैसे हो सकता है? उसकी तो मौत की खबर आई थी। अब राजा के खास मंत्री ने सारी हकीकत बताई और कहा कि महाराज, आपकी बड़ी बेटी महरिन ने साजिश करके आपकी छोटी बेटी जरीन को जंगल में छोड़ दिया था। वो वहां से बच निकली और देशरम के एक राजकुमार ने उसे अपने साथ ले जाकर उससे शादी कर ली। फिर आपकी वही बड़ी बेटी महरिन देशरम गई। उसने वहां भी साजिश करके आपकी छोटी बेटी को मरवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आज वही राजकुमार आपकी छोटी बेटी जरीन और आपकी बड़ी बेटी महरिन दोनों को साथ लेकर आपसे मिलने आ रहा है। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुद अपनी रानी अमीरा के साथ
शहर के बाहर उनके स्वागत के लिए निकला। जैसे ही जरीन ने अपने पिता महाराज को देखा तो वो भागकर उनके पास पहुंची और सीने से लग गई। पिता बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों के आंसू देख आसपास खड़े लोगों की भी आंखें भर आई। राजकुमार की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। महरिन भी ये दृश्य देखकर रोने लगी और टूटे हुए लहजे में कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नफरत की आग में इतनी जल गई थी कि अपनी ही बहन को नहीं पहचान सकी। राजा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गरजती आवाज में कहा, चुप रहो जालिम, तुम इंसान नहीं, जानवर हो। मैंने अपनी मोहब्बत में क्या कमी छोड़ी थी? मैं तो तुम दोनों को बराबर समझता था, बराबर प्यार देता था। जो भी चीज मंगाता था तुम दोनों में हमेशा बराबरी करता। मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारे अंदर पहले ही से नफरत भरी हुई थी। तुमने हमेशा मेरी छोटी बेटी जरीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज तुम्हें तुम्हारे किए का अंजाम देखना ही होगा। फिर राजा ने जल्लादों की तरफ इशारा करके कहा, मैं इतना जालिम नहीं कि अपनी औलाद का खून अपने हाथ से कर दूं। इसे ले जाओ और ऐसे कैदखाने में डाल दो जहां सूरज की एक किरण भी अंदर ना पहुंच सके। वहीं सड़ती रहे, वही अपने गुनाहों पर सोच सोच पछताती रहे। मेरी नजर में ये अब मेरी बेटी नहीं है। जल्लादों ने महरिन को पकड़कर घसीटा और दूर एक काले कैदखाने में बंद कर दिया। दरवाजे पर भारी जंजीरें डाल दी गई। उधर राजा ने राजकुमार और राजकुमारी जरीन को बहुत इज्जत और सम्मान के साथ महल में बुलाया। पूरे शहर में दावत की घोषणा हुई। खुशियों की महफिल सजाई गई, गरीबों में खाना बांटा गया और कई दिनों तक ढोलन गाड़े बजते रहे। जरीन 11 साल बाद अपने मां बाप के साथ बैठी। कभी मां के कंधे पर सर रखती, कभी अपने पिता का हाथ पकड़कर पुराने दिनों को याद करती। राजकुमार भी सुकून से अपनी राजकुमारी जरीन को देखता और दिल ही दिल में ईश्वर का शुक्र अदा करता कि आखिरकार तमाम साजिशों, जादू, नफरत और धोखे के बीच भी उन दोनों की मोहब्बत बरकरार रही और फिर यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ।